हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं रसायन इकाई 7 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। यह इस अध्याय का तीसरा भाग है और जैसा कि आप जानते हैं कि यह माह दिसंबर 2020 का सिलेबस भी है। असाइनमेंट के प्रश्न इसी में से आने वाले हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि हमने इस अध्याय का पिछले 2 वीडियो में सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पूरा रंगीन आयन बनना यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। उत्प्रेरकीय गुण भी पूरा करा दिया है। तो आज की क्लास में हम इसका चुंबकीय गुण, अंतराकाशीय यौगिकों का बनना और मिश्र धातु का निर्माण ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए देख लेते हैं कि पिछले वाले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, तभी आपका ये अध्याय पूर्ण हो पाएगा। तो आज के क्लास की रूपरेखा देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण, मिश्र धातु का बनना, चुंबकीय गुण और अंत में संकुल यौगिकों का निर्माण। ये सारे के सारे डी ब्लॉक तत्वों के खास गुणों में से एक हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। जब आप लोगों ने ठोस अवस्था पढ़ा होगा तो वहाँ पर सुसंकुलन हम देखते हैं, जिसमें हम परमाणुओं को गोले के रूप में इमेजिन करते हैं। तो ये चाहे कितने भी सुसंकुलित हों, इनके बीच बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान बच जाते हैं। तो डी ब्लॉक के धातुओं में भी निबिड़तम संकुलन होने के बावजूद, यानी कि क्लोज पैकिंग होने के बावजूद, इनकी क्रिस्टल संरचना में छोटे छोटे अंतराकाश रह जाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कण समा जाते हैं। तो इस प्रकार का जो यौगिक बनता है उसे हम अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। जैसे TiC, Mn4n, Fe3H, VH, टाइटेनियम हाइड्राइड, TiH आदि। अंतराकाशीय यौगिक जो होते हैं ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, अर्थात यहाँ पर ये जो संयोजकता वाला रूल होता है वो फॉलो नहीं होता। आपको संयोजकता के अनुसार सूत्र अलग दिखाई देते हैं और यौगिकों में आपको अलग जो है वो देखने को मिलता है इनका रेशियो। ये यौगिक ना तो आयनिक होते हैं और ना ही सहसंयोजी होते हैं। इनमें धात्विक चालकता जो है वो सुरक्षित रहती है, अर्थात धातुओं के जो गुण पाए जाते हैं चालकता के वो बने रहते हैं। रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय होते हैं और ये हीरे के समान अति कठोर हो सकते हैं। इनका गलनांक भी बहुत उच्च होता है। यहाँ पर आप देखिए कि ट्रैप्ड एटम्स, यानी कि ये जो बीच बीच में खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम अंतराकाशीय रिक्त इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं, यहीं पर कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और इस प्रकार अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातु का बनना। तो डी ब्लॉक के धातुओं के जो परमाणु के आकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो लगभग समान परमाणविक आकार के कारण भिन्न भिन्न धात्विक क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे में प्रतिस्थापित होकर मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। और जो मिश्र धातुएं बनती हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं, उच्च गलनांक वाली होती हैं, जैसे कि पीतल जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार स्टील में आयरन में क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन धातु के मिश्रित होने पर अलग अलग प्रकार के स्टील बनते हैं। मतलब ऐसे स्टील बनते हैं जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। मिश्र धातु जो होते हैं वो समांगी ठोस विलयन होते हैं। इनमें एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणु में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। तो इस प्रकार के मिश्र धातुओं की रचनाएं उन परमाणुओं के द्वारा होती है जिनके धात्विक त्रिज्या में 15% का अंतर हो, अर्थात इनकी धात्विक त्रिज्याओं में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा मिश्र धातु का निर्माण नहीं होगा। अगला है चुंबकीय गुण। तो हमें ये पता है कि डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और चक्रण के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार कुल चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। हमको ये मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर रोटेट हो रहे हैं
और साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो दो प्रकार की गति हो गई, एक कक्षीय गति हुई और दूसरी चक्रण। तो दोनों के कारण आघूर्ण उत्पन्न होता है और दोनों का योगफल ही कुल आघूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार कुल चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। डी ब्लॉक के धातुओं के अंतिम यानी कि n-1d इलेक्ट्रॉन पर सतह पर होने के कारण ये वातावरण से भी प्रभावित होते हैं, अतः इनकी कक्षीय गति सीमित हो जाती है। इसीलिए इसके कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को नगण्य भी माना जा सकता है। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का यहाँ पर ये सूत्र दिया हुआ है, जिसे हम म्यू बराबर √n+2। तो यहाँ पर ये जो n है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसकी इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है, जिसे bm से दर्शाया जाता है। और चुंबकीय गुणों के आधार पर हम प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय 3 प्रकार के गुण वाले धातुओं में बांट सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय वह होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं, आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय जो होंगे वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होंगे और अनुचुंबकीय जो हैं वो आकर्षित होते हैं। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में बहुत प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जब उच्चतम सीमा पर ये पहुंच जाता है, मतलब आकर्षण बहुत तीव्र हो जाता है, तब वह लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित रहते हैं तो वह धातु या पदार्थ अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग से संबंधित रहता है। इस प्रकार जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है, चुंबकीय गुण का मान भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सर्वाधिक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी सर्वाधिक आपको दिखाई दे रहा है। अगला टॉपिक है संकुल यौगिकों का निर्माण। तो डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पहली चीज़ यह है इनका आकार छोटा होना, दूसरा उच्च आयनिक आवेश का उपस्थित होना, रिक्त डी कक्षकों का उपस्थित होना। रिक्त डी कक्षक होने की वजह से लिगेंड अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इन्हें डोनेट कर सकते हैं और आसानी से उपसंयोजी बंध बना सकते हैं। इस प्रकार संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ पर उदाहरण में हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट, ये एक सेकेंड, इसे मैंने करेक्ट किया, यहाँ पे कैपिटल O लिखा हुआ था। यदि हम कैपिटल O लिख देते हैं CO तो वो कार्बोनिल हो जाता है, लेकिन अगर स्मॉल o लिखेंगे तो ये कोबाल्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेक्साएमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड और पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, इन सब में ये जो कोबाल्ट और आयरन है ये डी ब्लॉक के तत्व हैं जो कि लिगेंड के साथ जुड़कर उपसंयोजी यौगिक बना रहे हैं। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा हम आपके लिए उपसंयोजी यौगिकों के वीडियोस भी लेकर आएंगे ताकि आप वो अध्याय भी अच्छे से समझ सकें, क्योंकि दिसंबर माह में यह भी आएगा। चूँकि डी ब्लॉक के तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या अर्थात परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, इसीलिए एक ही धातु जो है वो एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ने के बावजूद एक से अधिक प्रकार के संकुल यौगिक बना सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाले संकुल में जिसमें हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या (2) है, जबकि यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या (3) है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ एक जैसा ही है, पोटेशियम है, आयरन है और साइनाइड है लिगेंड के रूप में, परंतु दो अलग अलग यौगिक बन रहे हैं क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या आयरन की यहाँ पर अलग अलग है। यदि आपके कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इसमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर जवाब देंगे। और अगला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लेंथेनाइड, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड संकुचन और इसके परिणाम,
ये सारे टॉपिक लास्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इस तरह आपका 4 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम आपके काम की वीडियोस इस चैनल पर लाते रहेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।